नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात करूंगा आप सभी लोगों से। तो मेरे भारतवर्ष के प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी लोगों से तक्षशिला विश्वविद्यालय के उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में बात करूंगा और उसके उस दुर्भाग्यशाली क्षण के बारे में बात करूंगा जब उसे तहस नहस किया गया। जी हाँ, जिसके बारे में आप इतिहास सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आंखों से नदियाँ बहने लगेंगी। जी हाँ, वही तक्षशिला विश्वविद्यालय अगर प्रेजेंट टाइम में हम लोग के बीच होता तो आज की शिक्षा कई जनरेशन आगे होती। आज मैं इसमें बात करूंगा आखिर तक्षशिला विश्वविद्यालय को किस लिए और किसने और कब बनवाया, और ये भी बात करूंगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से जो प्रभु राम की जो कहानी जुड़ी हुई आखिर क्यों जुड़ी हुई है। तो यह मानना है जो आज के सच बक्कार जो साहित्यकार हैं ये कहते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 700 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह जो अब हम लोग जानते हैं कि 700 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी, यह कोई सत्य नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पूर्व भी इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कई दशकों का हमें पता नहीं है। जी हाँ, जो सच मक्कार इतिहासकार है उसके कई इतिहास के बारे में तक्षशिला विश्वविद्यालय के वंशजों से मतलब कि हमसे और आपसे छिपा रखे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इतिहासकारों का ही माने तो 700 ईसा पूर्व अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो उसका अर्थ यह निकल के आता है कि 700 ईसा वर्ष पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 700 ईसा पूर्व, जी हाँ 700 ईसा पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि कई 100 वर्ष पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उस समय अपने भारत में इतने बड़े बड़े जब विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय के जैसे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के जैसे, अगर प्रेजेंट टाइम में वो सारे विद्यालय होते तो हमारा आज का जो युवा जनरेशन है, जो पढ़ाई का जनरेशन है, कितना आगे होता। एक बार आप लोग सोच के देखिए। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक पे बात करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में। आप देख रहे हैं अंकित ब्लॉग। आज के समय में मैं महसूस करता हूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का कोई स्थान और कोई चाह अपने भारतवर्ष में नहीं रह गया। जी हाँ, कोई स्थान कोई चाह अपने भारतवर्ष में नहीं रह गया है, क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के समय में एक देश जाता है पाकिस्तान के नाम से। आप सभी लोग जानते होंगे पाकिस्तान को। उसके अंदर एक शहर है रावलपिंडी, उससे 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से अपने भारतवर्ष में तक्षशिला विश्वविद्यालय का कोई चाह और कोई स्थान नहीं रह गया है। जी हाँ, सारे कारनामे उन्हीं शक्तियों के हैं जो अपने अखंड भारत को, भारतवर्ष को खंड खंड किए और भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिए। जी हाँ, 1947 का बंटवारा तक्षशिला विश्वविद्यालय के सामने तो कल परसों का खेल लगता है। तो चलिए जुड़े हैं हमारे साथ। आज हम जानेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। आखिर वह उसकी स्थापना कब हुई, किस लिए हुई और किसने की। आखिर में तक्षशिला विश्वविद्यालय के साथ प्रभु सियाराम का नाम क्यों सुनने को मिलता है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि अपने भारत माता की उस स्वर्णिम युग के बारे में जब मर्यादा पुरुषोत्तम सियाराम, भगवान सियाराम राजा हुआ करते थे। जी हाँ, उस युग के बारे में जब भगवान सियाराम राजा माने जाते थे। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी युग में और उसी युग के बारे में जानकारी देंगे। और हम यह जानेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय आखिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और किसने स्थापित किया उसे, किस लिए बनवाया और किसके लिए बनवाया। मैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने अपने उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में और उस दुर्भाग्यशाली क्षण के बारे में बताऊंगा जब मुझे तहस नहस कर दिया गया। साथ ही मैं बताऊंगा मेरे इतिहास से प्रभु सियाराम का नाम क्यों जुड़ा हुआ मिलता है, जो सच मक्कार इतिहासकारों ने मेरे वंशजों से आज तक छिपा के रखा है। मैं अपने वर्तमान स्थित भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के नागरिकों से बताना चाहता हूं कि आप मेरे दो पुत्रों के समान हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरी सत्यता जान के अनर्गल बातों से बचें और स्वच्छ और सुंदर मन से अपना राय मेरे बारे में जरूर लिखें। हालांकि मेरी उम्र जो आप गणना करते हैं उससे कई वर्ष भी पुराना है। जो आजकल के सच मक्कार इतिहासकार मेरा उम्र 700 वर्ष ईसा पूर्व बताते हैं, यह सत्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को मेरे कई दशकों का पता नहीं है। लेकिन अगर 700 ईसा पूर्व ही मान लें तो इसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 700 ईसा पूर्व मेरा नींव रखा गया था। तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि मैं कितना पुराना हूँ। आप लोग एक बार सोच के देखिए कि उस समय अपने भारतवर्ष में मेरे जैसे महान विश्वविद्यालय हुआ करते थे।
लेकिन जिन शक्तियों ने अपने भारतवर्ष को अखंड भारत को खंड खंड किए और भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिए, उन्हीं शक्तियों ने आज मुझे पाकिस्तान नामक एक देश के रावलपिंडी शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित कर दिया, जिसके वजह से आज भारत में मेरी कोई चाह और कोई स्थान नहीं रह गई है। भारत के नई दिल्ली से 700 किलोमीटर मैं दूर स्थित हूँ। 1947 का बंटवारा तो मेरे बच्चों मेरे सामने कल परसों का खेल दिखता है। मैंने तो ताशकंद और गांधार को भी भारत से अलग होते देखा है अपने सामने ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानना है तो सबसे पहले भारत माता के उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा जब प्रभु सियाराम राजा हुआ करते थे। जी हाँ, प्रभु सियाराम के एक भाई थे भरत, और भरत के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कल थे। प्रभु सियाराम वैकुंठ गमन से पहले भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के बच्चों को अलग अलग प्रदेशों का राजा तो घोषित कर चुके थे। उस कालखंड में प्रभु सियाराम भरत जी के एक पुत्र तक्ष को आज के वर्तमान स्थित पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग का राजा घोषित कर चुके थे। समझने वाले समझ जाएं कि राजा तक्ष और तक्षशिला में क्या समानता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्रांगण की नींव राजा तक्ष के द्वारा ही रखी गई थी, जो कि सियाराम के निकटतम वंशावली के कितने निकटतम परिवार के सदस्य थे। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होते हुए भी इस भारतवर्ष पे सियाराम के ऊपर और रामायण के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैं दर्द से करहा उठता हूँ जब ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं प्रभु सियाराम के ऊपर। मैं तक्षशिला, जिसके ऊपरी हिस्से पे अफगानिस्तान बसा हुआ है, जी हाँ, मेरे ऊपरी हिस्से पे अफगानिस्तान बसा हुआ है, जिसकी प्राचीन महाभारत कालीन राजधानी गांधार हुआ करती थी, जिसके राजा मामा शकुनी हुआ करते थे। लेकिन बाद में वह अपना वचन पूरा करने के लिए गांधार को छोड़ अपने बच्चे को सौंपकर हस्तिनापुर चले जाते हैं। गांधार से ऊपर की ओर बसा आज का उज्बेकिस्तान, जी हाँ, उज्बेकिस्तान, जिसके राजधानी का नाम आज भी राजा तक्ष के नाम पे ताशकंद नाम से प्रसिद्ध है। आज के समय में आप मेरे इतिहास को बस एक खंडहर के रूप में जानो, ये मैं नहीं चाहता। मैं तक्षशिला वह स्थान हूँ जो नालंदा और विक्रमशिला से कई शताब्दियों पहले से विश्व के कोने कोने से आए शिष्यों को शिक्षा देते रहा हूँ। आज जो आप भिन्न भिन्न प्रकार की डिग्रियां अपने हाथों में लेके नौकरी की तलाश में घूमते रहते हैं, इस प्रकार का कोई भी डिग्री मेरे इस प्रांगण से किसी भी शिष्य को नहीं दी जाती थी। मेरे कालखंड में शिक्षा का व्यापार नहीं किया जाता था। मेरे काल में जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए शिक्षा दी जाती थी। मेरे यहाँ अध्ययन किए शिक्षार्थियों का और मेरा मुख्य नाम सुनोगे तो आप लोग चौंक जाओगे मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन आज के समय में भारतवर्ष में मेरा यह बड़ा योगदान नगण्य की तरह लगता है, कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। मेरा ये प्रांगण जो कई किलोमीटर में फैला हुआ है, इसमें 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पे किसी भी राजा महाराजाओं का हुक्म नहीं चलता था। यहाँ पे बस गुरुओं का जो यहाँ पे शिक्षा देते थे उनका ही हुक्म चलता था। यहाँ पे किसी भी अन्य राजा का हस्तक्षेप करना मना था। मेरे इस प्रांगण में, विशाल प्रांगण में 103 राज्यों के राजकुमार पढ़ा करते थे। शल्य चिकित्सा में प्रमुख रूप से जाने जाने वाला मेरा नाम हुआ करता था। इसके अलावा मेरे प्रांगण में भौतिकी विज्ञान से लेकर शस्त्रों और शास्त्रों तक की शिक्षा दी जाती थी। महान सम्राट अशोक भी मेरे इस विश्वविद्यालय के कुछ वर्षों तक कुलपति के रूप में रह चुके हैं। चाणक्य जैसे भारत माता के महान सपूतों ने भी मेरे वहाँ शिक्षा ग्रहण की, जी हाँ, और कुछ वर्षों तक यहाँ पे पढ़ाने का भी कार्य किए। और स्वामी चरक जैसे महान ज्ञानियों ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण किए और आगे चल के भारतवर्ष में विश्व कल्याण के लिए अपना योगदान दिए। विष्णु शर्मा जैसे महान विद्वान यहाँ से पढ़ाई किए और पंचतत्व पे अपना महान काव्य देख के विश्व कल्याण में अपना योगदान दिए। ऐसे ऐसे मैं अनगिनत कार्य को बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन मेरी जो बातें हैं ख़त्म नहीं होंगी। मेरा ये विशाल परिसर और तक्षशिला शहर, तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन नवीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। चाणक्य यहाँ पे आचार्य थे। मगध के शासनकाल में मेरा यह शहर प्रमुख रूप से 3 व्यापारिक शहरों का केंद्र माना जाता था। मैं अपने नाम के साथ सियाराम का नाम ऐसे ही नहीं जोड़ रहा हूँ।
मेरी यानी तक्षशिला की पुष्टि वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा मेरा उल्लेख ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। त्रिपिटक नामक एक बौद्ध ग्रंथ में भी मेरा उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने भी मेरे ऊपर कुछ वर्ष तक अधिकार जमाए रखा और जन्मेजय भी ने अपना नाग यज्ञ यहीं पे ही किए थे। मौर्य साम्राज्य के अवंती के दिनों में भी यूनानी आक्रमणकारियों के आक्रमण होने लगे और उनका मेरे ऊपर भी अधिकार धीरे धीरे होने लगा। उसके बाद यूक्रेन टाइंडस ने भी कई सालों तक मेरे ऊपर शासन किया। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में सीतियों और शकों ने बारी बारी से मेरे ऊपर अधिकार किया और उसके निकट के वंशजों का भी मेरे ऊपर कई वर्ष तक अधिकार रहा। महान सम्राट अशोक के कालखंड में बुद्धिमयी केंद्र की तरफ जब उनका रुचि बढ़ा, तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर को बुद्धिमय से ढाल दी गई। बौद्धमयी शिक्षा और वैदिक संस्कृति के बीच में झूमता दिखा करता था। मेरे परिसर उस समय बौद्धिक शिक्षा को देख के ऐसे लगते थे कि जैसे नाच उठते होंगे। मैं अपने पूरे जीवन काल में तमाम प्रकार के कालखंड देखे। मैंने बौद्ध और वैदिक संस्कृति में कोई भेदभाव अपने परिसर में नहीं देखा, आज तक ना देखने को मिला। मेरा इसके बाद का जो इतिहास है कुछ अंधकार भरा हुआ है। 5वीं शताब्दी में जब हुड़ों ने भारत में विध्वंसक आक्रमण किए, इन हमलों ने तक्षशिला शहर को और मेरे इस विशाल रूपी भवन को, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिए। भारत में एक भारतीय संस्कृति के बड़े भवन को और विद्या के बड़े भवन को ढा के रख दिए। देखते ही देखते इन हुड़ों ने हजारों विद्यार्थियों को और शिक्षार्थियों को, शिक्षकों को गाजर मूली की तरह काट के रख दिए। फिर नई शताब्दी आते आते कई सारे प्राकृतिक आपदाओं, भूकंपों और कई सारे प्राकृतिक आपदाओं के कारण मेरे जो बचे हुए भी खंडहर थे वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे। तमाम हमलों को झेलने वाले मेरे इस शहर को और मेरे इस विशाल परिसर को मेरे वहाँ के अवाम जो थी वो छोड़ के अलग शहर जाके बसने लगी। उस कालखंड के बाद फिर दौर आया अंग्रेजों का। उस समय एक अधिकारी थे जनरल कलिंघम। जी हाँ, जनरल कलिंघम थे। वह मेरे ऊपर एक अध्याय पढ़े, जिसके बाद वह यहाँ पे मेरे जगह पे खुदाई चालू करवा दिए। उसके बाद जो भी मेरी बची हुई भाग थी, जो जमीन के नीचे दबी हुई थी, उसकी खुदाई की गई और लगभग 40% हिस्से को दुनिया के सामने लाया गया। जनरल कलिंघम को बल तब मिला जब 1912 में एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी सर जॉन मार्शल ने उनके साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया। उसके बाद इस पे पूरे जोरों और शोरों से काम शुरू हो गई और लगभग 90% मेरे भाग को दुनिया के सामने निकाल कर रख दिया गया। इसके बाद कई वर्षों तक रुक रुक के सन 1948 तक मेरी खुदाई चलती रही। जी हाँ, सन 1948 तक मेरी खुदाई चलती रही। उसके बाद मेरा जितना भी हिस्सा बचा हुआ था निकाल के दुनिया के सामने रख दिया गया और आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। मैं वह विश्वविद्यालय हूँ जहाँ चाणक्य से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके महर्षि चरक तक महान लोग यहाँ पे अध्ययन किए। मैं वह विश्वविद्यालय हूँ। मेरे प्यारे भारतवर्ष के बच्चों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं अपने सामने कई हमले को होते देखा हूं और मेरे ऊपर कई हमले भी हुए, जिनमें मेरे विद्यालय के, विश्वविद्यालय के कई हजार शिक्षार्थी, विद्यार्थी मारे गए, कई हजार गुरु मारे गए। जी हाँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे उन हमलों के चलते लुप्त होते गया, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के चलते लुप्त होते गया।